मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे बहुलवाद के बारे में। संप्रभुता की विवेचना करते हुए बौद्ध, हाब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति समुदाय उसके अधीन होते हैं और सर्वसत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की शक्ति मौलिक, स्थायी और सर्वव्यापी अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा किया जा सकता है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहु समुदायवाद कहते हैं। बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेष्ठकर मानती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्वान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वह राज्य के साथ साथ दूसरे अन्य समुदायों, संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्राप्त की जा सकती है। विद्वान हेसियो ने समझ लिखा कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसे सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, वे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और विभाजित किया जाना चाहिए। बहुलवाद को समझने के लिए बहुलवादी विचारकों के कथनों को उल्लेख किया जा सकता है। लेड्से ने लिखा है कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। और बारकर का मत है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। बारकर का यह दृष्टिकोण कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लास्ट के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए संघात्मक होना चाहिए। गेटेल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की। बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वह अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक और प्राकृतिक मानते हैं। उसका विचार है कि वो सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसा कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः एक स्वभाव तो होता है और राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और न ही अपने अस्तित्व के लिए उनकी इच्छा पर अविलंबित होते हैं। राज्य की तरह वो भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। उन सभी पहलुओं के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अन्य सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उसके लिए कार्य करते हैं। अतः प्रभुसत्ता ने केवल राज्य की धरोहर है, अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं और राज्य अविभाज्य, सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के अनियंत्रित रूप को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन प्रभुसत्ता संबंधी अपनी इस मान्यता 20वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी। अतः अनियंत्रित प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक व्यवहारिक और मृत सिद्धांत बन गया। जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं पर आधारित बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ और बहुलवादी विचारधारा के विकास के सहायक तत्व निम्नलिखित रहे। हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। आदर्शवाद विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से संबोधित किया। हीगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य की निरंकुश असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने के कारण अनेक समुदायों का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। उदय बहुलवाद के रूप में
बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित निर्माण कर सीमित मानता है। राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः सरलता से कहा जा सकता है कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, राज्य की अयोग्यता। आधुनिक राज्य की अयोग्यता भी बहुलवाद के विकास का एक प्रमुख कारण है। और वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिकाधिक बल प्राप्त करती जा रही है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने के प्रयत्न राज्य की अयोग्यता में परिणित होता है। प्रोफेसर वार्ड ने सुंदर शब्दों से केवल पक्षपात या लकवा या दूरवर्ती सिरोनता या पांडुरोग हो जाता है। बहुलवादी विकेंद्रित राज्य के अपने सिद्धांत के आधार पर वर्तमान राज्य की स्थिति को दूर करना चाहते हैं। मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड फिगस आदि विद्वानों ने विचारों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया। मेटलैंड लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया। राज्य शक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। सामाजिक हितों में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया। फिगस ने मध्यकालीन चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता के एक नहीं वरन अनेक हो सकते हैं। जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी और राज्य के हस्तक्षेप से परी रही है, वर्तमान समय में सांस्कृतिक, आर्थिक आदि समुदायों की स्थिति। राज्य के समकक्ष स्वीकार करते हुए सामाजिक सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। मध्यकालीन संघीय समाज व्यवस्था से प्रेरित विचारकों ने बहुलवाद के उदय में महत्वपूर्ण योग दिया। लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या को अपनाया गया। लेकिन शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या से असंतोष उत्पन्न हुआ और श्रेणी समाजवादी और संघवादी विचारकों ने इसके स्थान पर व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की। और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के वो सभी प्रतिपादक जिनमें D.H. कॉल का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया गया, राज्य का उग्र विरोध करने वाले तथा समुदाय की तुलना में राज्य को गौण महत्व प्रदान करने वाले थे। इन विचारकों ने बहुलवादी विचारों के पोषण में सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का क्रमिक विकास। यदि पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा है तो वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीयता की भावना के उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित संप्रभुता का विकास किया है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवादी भावना के विकास ने प्रभुत्व के बहुलवादी विचार को प्रोत्साहित किया। और अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना के विकास के कारण ये विचार बल ग्रहण करता गया कि संपूर्ण मानवता के हित को दृष्टि में रखकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयतावादियों के इस प्रतिपादन से राज्य संप्रभुता की महत्वता कम हुई है और बहुलवाद विचार को प्रोत्साहन मिला। विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास। आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया कि विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं है, उनसे ऊपर की एक वस्तु है। और ये विधि शास्त्रवादी इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है और विधि निर्माण के संबंध में राज्य की प्रभुत्ता की अन्यता अथवा सर्वोच्चता की बात निर्विवाद को स्वीकार नहीं की जा सकती। इन विचारकों ने डिग्विट व क्रेव के नाम विशेष रूप से उल्लेख किया। ऊपर की वस्तु है। विधि शास्त्रियों ने इस प्रतिपादन से निश्चय ही प्रभुत्ता की एकत्व धारणा को धक्का लगा और बहुलवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमिक वर्गों का विकास। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था पतोन्मुख है और उसके स्थान पर समाजवाद, साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। और इन समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे श्रमिक वर्गों का गठन हो रहा है जिन्हें केवल पूंजीपति और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का विरोध करते हैं। श्रमिक वर्गों का अंतिम लक्ष्य तो आर्थिक क्षेत्र की समस्त शक्ति स्वयं अपने हाथों में ले लेना। संप्रभुता के एकत्ववादी विचार का पतन और बहुलवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला है। राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप। पहला है समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। बहुलवादी के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ है और आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए।
दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्ट्रियन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। तीसरी बात है व्यक्ति के विकास के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। और चौथी, लोकतंत्र के आधार पर और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुत्व संपन्न राज्य में नहीं वर्ण बहुलवादी व्यवस्था में संभव है। और वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता कोई नियंत्रण नहीं, वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति के विकास में बाधक और लोकतंत्र का उपहास है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है और इसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना। ये केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है, जो विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विविध पक्षों के उचित महत्व पर आधारित है। कानून के स्वरूप के आधार पर ऑस्ट्रियन के कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना और ये कहा था कानून प्रभुत्व संपन्न राज्य का आदेश मात्र है। किंतु सर हेनरी मैन डिग्विच क्रेवादी ने कानून के स्वरूप की गंभीर मीमांसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राज्य ना तो कानून का निर्माता और नहीं उसमोच्च है, और निसंदेह रूप से इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला है। डच विद्वान क्रेब, जिसने कहा कि कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया। चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है और राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा भ्रांत कल्पना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संपूर्णता के सिद्धांत की आलोचना दो प्रकार से की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणामस्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट होगी। बहुलवाद ये भी कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत ही संघर्षों युद्धों का जनक है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत अधिक भयावह मानता है। ऐसी में अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। राजाओं के देवी अधिकार समाप्त हो गए, वैसे राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाए। संप्रभुता का साचा विचार है, सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अब देखें बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत के रूप में साधारण भाषा में एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिनके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य के समक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया और ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उसके समकक्ष होनी चाहिए। समाज का संगठन प्रभुता की दृष्टि से एकात्मक न होकर संघात्मक होना चाहिए और अन्य विचारधाराओं की भांति बहुलवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार है। राज्य के लोक समुदाय आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को एक सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुमान से तो न तो समाज की वर्तमान स्थिति और न रचना के आधार पर राज्य अपने समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और मानव जीवन के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का उपयोग अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है और बहुलवादियों के अनुसार इसे अपने क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। दूसरी बात है, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वो विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फांसीवादी विचारकों के कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, और बहुलवाद राज्य को अनेक समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बनाता है। तीसरी है, बहुलवादी नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद ऑस्ट्रियन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और ये असीमित संप्रभुता का खंडन करता है। आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति और नागरिकों समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है और बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। ब्लेंडसेली ने उचित ही कहा कि राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वो बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति और अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है।
चौथी बात है बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता की परंपरागत प्रतिपादकों से विपरीत कानून को राज्य और स्वतंत्र उच्च मानता है। फ्रांसीसी विचार डिग्विट और डच विचार क्रेव के विचार उल्लेखनीय। डिग्विट के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र और श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है, और विधि के बिना सामाजिक एकता यह संगठन मनुष्यों को एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है, और राज्य के व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है और राज्य विधि को सीमित नहीं करता। विचार व्यक्त किया कि क्रेव एकमात्र विधि को ही संप्रभुता स्वीकार करता है और राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। ये विधि राज्य को संगठित करती है, न कि राज्य विधि को। और क्रेव के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वर्ण विधि राज्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट, बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवाद आदर्शवाद दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करता। वर्णवाद डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण को ही राज्य का वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। और बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि वो अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दें। इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक प्रणाली की संगठन की स्थापना की जाए। संघात्मक सामाजिक संगठन से ही मानवीय जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं। बहुलवाद राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या संवाद की भांति उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं। राज्य का अंत करने के स्थान पर राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। और बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का द्वैतवादी सिद्धांत कोई मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप और महत्व वैसा ही होगा जैसा कि अन्य संघों संस्थाओं का। और बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, किंतु राज्य को उग्र और निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों के द्वारा किया गया। बहुलवाद एक जनतांत्रिक विचारधारा। बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर एक जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता, और आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान से। उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो, और प्रभुसत्ता के अन्य संघों के समान वितरण को भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी विचारक GDH कोल प्रजातंत्र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। प्रतिनिधित्व की वही पद्धति उचित कही जा सकती है जिसका आधार व्यवसाय है। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुलवादी व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है और सामान्य इच्छा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। धन्यवाद।